आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्लास 12 के चैप्टर 3 है जनन स्वास्थ्य। इसके पहले वाले वीडियो में चैप्टर 1 चैप्टर 2 वन शॉर्ट वीडियो कर अपलोड किया गया है, उसको जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर देख लीजिए, जिससे आपका जितने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य में देखिए क्या है, या तो हम कहेंगे जनन स्वास्थ्य का क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब बात आती है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित जो शब्द है या इसका अर्थ है, कहा जाता है कि सामान्य कार्य करने वाले। क्या कहा जाता है कि जनन स्वास्थ्य का शाब्दिक अर्थ होता है सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग। क्या कहा जा रहा है कि सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग से होता है। कहा जाता है कि सामान्य कार्य करने वाले स्वस्थ जननांग जो होती हैं, यही एक स्वस्थ की परिभाषा है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या तो कहा जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुछ परिभाषाएं दिया गया है। तो कहा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन क्या होता है, तो हम लोग यहाँ से अब पॉइंट वाइज समझते हैं कि कहा जाता है कि WHO के अनुसार, किसके अनुसार, WHO के अनुसार स्वस्थ का अर्थ होता है, क्या होता है, स्वस्थ का अर्थ होता है जनन के सभी पहलू जैसे शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक। कहा जा रहा है कि शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक, किस रूप में, तथा सामाजिक रूप से अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। किसके अनुसार, WHO के अनुसार। इसकी परिभाषा आपको आता है कि WHO के अनुसार स्वस्थ की क्या परिभाषा है, तो ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से, भावात्मक रूप से, व्यवहारात्मक रूप से तथा सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं, उस व्यक्ति को स्वस्थ माना जाता है। अब कहा जाता है कि देखिए अगला क्या है कि 7 अप्रैल, क्या है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि जो 7 अप्रैल है, इस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल मानिए 7 अप्रैल 2023 और 7 अप्रैल 2024 के बीच में, कहा जाता है कि इसके बीच में किसी व्यक्ति, कहा जाता है कि स्वास्थ्य से संबंधित क्या होती है, कुछ थीम होती है। क्या होती है, कुछ थीम होती है। उस थीम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक देश, ये क्या जाता है, इसकी थीम को जारी करने का कार्य कौन करता है, हमारा WHO के अनुसार किया जाता है। तो उस थीम के अनुसार प्रत्येक देश अपना अपना देश को संभालते हैं। जैसे कहा जाता है कि किस प्रकार से, कहा जाता है कि भावात्मक, शारीरिक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से अगर व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसके लिए मुख्य रूप से क्या आवश्यक होता है, तो कहा जाएगा मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए क्या जाता है, उसके बाद 11 जुलाई को
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ समाज का निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें जनसंख्या पर भी अंकुश लगाना उतना ही आवश्यक है जितना हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य की देखभाल करना है। तो इस प्रकार से हम लोग अगला देखिए क्या, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, किस प्रकार से जनन में समस्याएं उत्पन्न होती है उसकी हम लोग ध्यान देते हैं। तो कहा जाता है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित एक निम्न कारण कौन कौन से। नंबर एक, बाल विवाह। कहा जाता है कि समय से कितनी उम्र है आपके 18 वर्ष से कम उम्र में जिस बालिका की शादी होती है या बालक की शादी होती है उसको बाल विवाह कहा जाता है। तो एक स्वस्थ है, कहा जा रहा है कि जिस उम्र में कोई बालक या बालिका अपने ना तो व्यवहार के रूप में, ना तो भावात्मक तथा ना तो सामाजिक रूप से, ना तो कहा जा सकता कि शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, उस व्यक्ति को या उस बालक बालिकाओं का अगर विवाह करा दिया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाली जो संतानें रहेगी वो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रहेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहला उद्देश्य माना जाता है तो बाल विवाह को रोकना। इन या कहा जाता है कि बाल विवाह एक बड़ी समस्या किसकी है, जनन स्वास्थ्य की है। दूसरे पॉइंट कहा जा रहा है कि कम उम्र में बार बार गर्भधारण करना। कहा जाता है कि कम उम्र में, कितनी उम्र, जैसे कहा जाता है कि जब 18 वर्ष से कम उम्र में अगर बार बार गर्भपात किया जाता है तो उस समय भी क्या होती है, जनन संबंधी स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कि प्रसवोत्तर देखभाल की कमी। कहा जाता है कि प्रसवोत्तर देखभाल की कमी किया जाता है, प्रसव के समय उसमें देखभाल अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती है जिसके कारण क्या होता है उसमें जनन संबंधी स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जननांगों की अस्वच्छता के कारण। कहा जाता है कि जननांगों की स्वच्छता अच्छी प्रकार से नहीं हो पाती जिसके कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर का अधिक होना। कहा जाता है कि शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर, कहा जाता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जच्चा के साथ साथ बच्चा, मतलब कहा जाता है कि माँ के साथ साथ बच्चे की भी देखभाल अच्छे प्रकार से नहीं हो पाता है जिसके कारण कहा जाता है कि शिशु मृत्यु मतलब क्या, जो गर्भ में जो भ्रूण रहता है या गर्भ में जो बालक रहता है उसकी मृत्यु दर तथा कहा जाता है माता की मृत्यु दर, दोनों में क्या जाता है, दोनों का दर अधिक होना, ये क्या होती है समस्या, एक बड़ी समस्या है स्वास्थ्य की। नेक्स्ट पॉइंट, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं की समझ की कमी। कहा जाता है कि जो रजोधर्म होता है या ऋतुस्राव होता है उसके संबंधी समस्याओं की समझ की कमी। कहा जाता है कि उससे संबंधित या ऋतुस्राव के से संबंधित समस्याएं जो भी उत्पन्न होती है उसमें क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म नियंत्रण उपायों जैसी गर्भ निरोधकों संबंधित अजानताएं। कहा जाता है कि जन्म नियंत्रण उपाय में कुछ गर्भ निरोधकों की संबंधित जो भी क्या कहते हैं जो भी समस्या होती है उससे संबंधित होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि यौन संचारी रोग से क्या है, यौन संचारी रोग से संबंधित जानकारी का अभाव तथा उपलब्ध भ्रांतियाँ, ये के सभी क्या है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं। आगे देखिए क्या है कि कार्य नीतियाँ। कहा जाता है कि स्वास्थ्य से संबंधित किस प्रकार की कार्य नीतियाँ होती है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। तो कहा जाता है सबसे पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम। कहा जाता है कि इसके ऊपर किसे, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं के ऊपर अगर हम कार्य करते हैं तो सबसे पहला कार्य होता है परिवार नियोजन का कार्यक्रम का निर्धारण करना है। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर ध्यान देना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के ऊपर ध्यान देना है, शहरी परिवार कल्याण योजनाएं बनाना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम पर क्या नीति बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की नीति बनाना। कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं के कारण कहा जाता है कि इसके ऊपर अगर हम नीतियां बनाकर अगर क्रमशः कार्य करते हैं तो हम स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी
उपचार होते हैं या कहा जाता है स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उसका समाधान हम लोग निकाल सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होते हैं। देखिए क्या है परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है। परिवार कहा जाता है कि फैमिली प्लानिंग की ये जो रूटीन होती है उसी को क्या कहा जाता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम कहा जाता है। जैसे कहा जा रहा है कि भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम 1951 में शुरू किया गया था, जिसमें कहा गया है कि इससे जनन स्वास्थ्य के लक्षण की प्राप्त पहलू यह सर्वप्रथम व बड़ा प्रयास था। कहा जाता है कि सन 1951 में परिवार नियोजन नामक जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य माना गया या जिसका लक्ष्य का निर्धारण किया गया था कि इससे संबंधित जनन स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त हेतु यह सर्वप्रथम बहुत बड़ा प्रयास था। इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला देश बना। कहा जाता है कि परिवार नियोजन के ऊपर कार्य करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। कहा जाता है कि परिवार नियंत्रण पर अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे मुख्य उद्देश्य किसके ऊपर है, जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर है। सन 1977 से 77 व 78 1977 टू 1978 के पश्चात परिवार का बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति के 1997 में भारत में देश में देखिए 1997 में भारत देश में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत किया, जिसे जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कहा गया। क्या कहा गया, देखिए क्या कहा गया, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम या उसी को RCH कहा जाता है। RCH क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्या कहा गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की जिसे RCH कहा गया। ये किसी से संबंधित है, जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम को के नाम से जाना जाता है। आजकल इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण के रूप में जाना जाता है। इसके ऊपर परिवार कल्याण या फैमिली वेलफेयर के रूप में जाना जाता है। यह कार्यक्रम समाज में प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूकता, सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान करना है। किससे संबंधित है, इस कार्यक्रम में के अंतर्गत प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल तथा जनन नियंत्रण के लिए जागरूक सुविधा हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस प्रकार से परिवार कल्याण या परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। आगे हम लोग देखते हैं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम क्या है। तो एक क्या बताया जा रहा है कि देखिए जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम किस प्रकार से है, तो इसका मुख्य उद्देश्य बताया गया है कि शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल। कहा जाता है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत इसका उद्देश्य था कि शिशु व माँ के स्वास्थ्य की देखभाल करना, शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। कहा जाता है कि शिशु मृत्यु दर व मृत्यु दर में कमी लाना, जनसंख्या स्थिरता या जनसंख्या पर नियंत्रण करना, ये तीन एक उद्देश्य माना गया है किसे, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत। कहा जा रहा है कि देखिए जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम की कार्यनीति किस प्रकार से है। देखिए यहाँ पर
देखिए नीतियाँ क्या क्या है, किस प्रकार से। नंबर 1 हम लोग देखते हैं कि विद्यालय में जनन अंगों से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। कहा जा रहा है कि विद्यालय में जनन अंगों से संबंधित जानकारी व यौन शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके। ये आपके नंबर पर सबसे पहले RCH के द्वारा दिया गया स्वस्थ या उसके प्रमुख उद्देश्य थे। दूसरा क्या है, श्रव्य व दृश्य या ऑडियो या विजुअल माध्यम। देखिए कहा जा रहा है कि श्रव्य दृश्य या कहा जा रहा है कि ऑडियो या वीडियो माध्यम तथा मुद्रित प्रचार सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ऑडियो व वीडियो के द्वारा जनता के बीच जनन संबंधित पहलुओं के प्रति जागरूकता के उपाय किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली, क्या है, जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत कराना। किससे संबंधित है, जनमानस को अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं से अवगत कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विवाहित जनन क्षमता, क्या है कि विवाहित जनन क्षम जोड़ों विवाहित जननक्षम जोड़ों तथा विवाह योग्य या इस आयु वर्ग के अन्य सभी लोगों को सभी उपलब्ध गर्भ निरोधक विकल्पों के बारे में जानकारी तथा गर्भवती माँ की देखभाल, प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल तथा स्तनपान के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना है। कहा जा रहा है कि जब माँ प्रसव के बाद माँ और शिशु की उचित देखभाल तथा स्तनपान के महत्व संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना उद्देश्य है। नेक्स्ट है RCH, क्या है, RCH का फुल फॉर्म रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंतर्गत कहा जाता है कि RCH की कार्य योजनाओं में लिंग परीक्षण जैसे उल्बेधन या एमनियोसेंट्रिक्स इत्यादि पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है। कहा जाता है कि ये सभी के सभी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य थे। अगला क्या है, उल्बेधन क्या जाता है कि या एमनियोसेंट्रिसिस क्या जाता है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि इसको क्या कहा जा रहा है। देखिए उल्बेधन क्या होता है, भ्रूण के चारों ओर, क्या कहा जा रहा है कि भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणकाल एमनियोन पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूणकाल से ढकी व तरल से भरी एक गुहा में स्थित होती। कहा जाए, देखिए भ्रूण के चारों ओर कहा जाता है कि जब गर्भ में भ्रूण होता है, भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणकाल एमनियोटिक पाई जाती है तथा भ्रूण इस भ्रूणावकाश को से क्या होता है, ढकी व तरल से भरी एक गुहा में स्थित होती है। फिर क्या कहा जा रहा है कि इस तरल से कुछ भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती है। उल्बेधन विधि में एक सीरीज की मदद से कहा जाता है, एक सिरिंज की मदद से तरल की कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल ली जाती है। इस तरल में निलंबित कोशिकाएं को गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जाता है। कहा जा रहा है कि इसमें कि भ्रूण के चारों ओर एक भ्रूणावकाल
क्या भ्रूणकाल एमनियोटिक पाई जाती है, जिसको सिरिंज की सहायता की मदद से इसके तरल कौन सा भ्रूणकाल से ढकी एक तरल से भरी एक गुहा में स्थित होती है। इस तरल में भ्रूणीय कोशिकाएं पाई जाती है। तो सिंपल सा है कि भ्रूण में भ्रूणी कोशिकाएं पाई जाती है, जिसको सिरिंज की मदद से कुछ मात्रा इसके बाहर निकाला जाता है या कुछ मात्रा एमनियोटिक गुहा से निकाल दिया जाता है। इस तरल से निलंबित कोशिकाएं को गुणसूत्रों की जांच से भ्रूण की किसी विकृति का पता लगाया जाता है या भ्रूण का पता लगाया जाता है कि भ्रूण में किस प्रकार की कंडीशन है, या जिसको बीच में कहा जाता है कि भ्रूण के से ही पता चलता है कि आज क्या होता है कि शिशु मेल है या फीमेल है, जिसके ऊपर क्या किया जा रहा है कि गवर्नमेंट का बैन लगा दिया गया था। क्यों? क्योंकि भ्रूण की जांच के लिए, जिसको कहा जाता है कि भ्रूण हत्याकांड कहा जाता है, कि भ्रूण में ही क्या होता है भ्रूण के समय या गर्भ में शिशु को मारना भ्रूण क्या कहलाता है, भ्रूण हत्याकांड कहलाता है, जिसके ऊपर सरकार क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो कहा जाता है कि एमनियोटिक के द्वारा क्या होता है, एमनियोटिक कोशिकाएं होती है जो भ्रूण के चारों ओर होती है, इसको निकाल कर ये जांच किया जाता है कि उसकी निलंबित कोशिकाओं को गुणसूत्रों की जांच से पता चलता है कि भ्रूण की स्थिति कैसी है। देखिए आगे क्या है, भ्रूण का पता लगाने के बाद इस जांच गुणसूत्रों पर आधारित है। इससे भ्रूण के लिंग का पता भी लगाया जाता है। इस तकनीक का भ्रूणी लिंग की जांच तथा कन्या भ्रूण हत्या में प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि कन्या भ्रूण हत्या में इसी का प्रयोग किया जाता है। अब कहा जाता है कि अतः अब इस विधि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह परीक्षण प्रायः गर्भकाल के 16वें से 18वें सप्ताह में किया जाता है। कहा जाता है कि गर्भकाल के 16 से 18वें सप्ताह में देखिए लगभग में कितना 16 से 18 सप्ताह, तो लगभग में क्या 16 सत्ते 128, 16 सत्ते 112, 16 8 128, लगभग में कितना आपका 122। देखिए क्या लगभग में 115 से 130 दिन के मध्य में, या तो लगभग में कितना आ जाएगा आपका 120 से 160 दिन के मध्य में ऐसा कहा जाता है कि भ्रूण का जांच किया जा सकता है, जिसके द्वारा पता लग सकता है कि भ्रूण में जो भ्रूण है वो मेल है या फीमेल है। कहा जाता है कि इसकी जांच हम कब कर सकते हैं कि जब शिशु, या कहा जाता है कि भ्रूण 120 से 160 दिन का हो जाता है तब। अब कहा जाता है कि इसके ऊपर क्या किया जा रहा है, गर्भकाल के इसको बंद कर दिया गया है, जिससे भ्रूण हत्याकांड के ऊपर भारी रुकावट देखने को मिला है। अब अगला पॉइंट है कि आगे देखिए क्या है कि जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां किस प्रकार से है। तो कहा जा रहा है कि जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धियां मतलब उसके ऊपर कितना कार्य किया गया, उसकी उपलब्धि किस प्रकार से, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देते हैं कि इसमें कहा जा रहा है कि नंबर 1 शिशु मृत्यु दर व मातृ मृत्यु दर में कमी हुई है। कहा जाता है कि धीरे धीरे इसके ऊपर कार्य करने से इसके किसके ऊपर शिशु मृत्यु दर के ऊपर का भारी कमी दिखाई दी है। नेक्स्ट पॉइंट कि लोगों ने छोटे परिवार को अपनाया। कहा जा रहा है कि धीरे धीरे लोग सक्रिय होते गए हैं, जिसके ऊपर अधिक से अधिक ध्यान देते गए, क्योंकि देखिए शिक्षा एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम परिवार नियंत्रण कर सकते हैं, और जब शिक्षा अच्छी रहेगी तो हम अपने ऊपर स्वास्थ्य पर भी ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए
शिक्षा एकमात्र जरिया है जिसके द्वारा हम अपने व्यवहारिक तथा सामाजिक तथा भावात्मक जो सोच होती है, जो विचार होता है, इन सभी को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चाहे आपके बालक हो चाहे बालिका हो, इन दोनों लोगों को क्या उच्च स्तर तक पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई कर जैसी जिस प्रकार से पढ़ाई का स्तर बढ़ता जाएगा, उस प्रकार का उसका उन सभी लोगों का ऐसे ग्राफ क्या शारीरिक, भावात्मक तथा व्यवहारात्मक क्या होता है ग्राफ भी बढ़ता रहेगा। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि चिकित्सालय या चिकित्सा सहायता प्राप्त प्रसवों की संख्या में वृद्धि हुई। कहा जाता है कि धीरे धीरे चिकित्सक सहायता की क्या हो रही है संख्या में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, बाह्य दंपतियों की जांच तथा उनके संतान पैदा करने के अवसर बढ़े हैं। कहा जाता है कि बाह्य दंपति की जांच तथा जैसे कहा जाता है कि दंपति की जांच कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यौन संबंधित रोगों के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी। कहा जा रहा है कि यौन संबंधी रोगों के बारे में लोगों के बीच धीरे धीरे क्या किया गया जागरूकता बढ़ी है, जिसके कारण हम लोग या पूरा समाज जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की उपलब्धि धीरे धीरे क्रमशः बढ़ी हुई है। अगला हम लोग देखते हैं जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट कहने का मतलब क्या, जनसंख्या जब अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू करती है तो उस बढ़ी हुई जनसंख्या की मात्रा को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, या कहा जाएगा देखिए जनसंख्या विस्फोट। धीरे धीरे देखिए अब हम कह सकते हैं जैसे जनसंख्या वृद्धि करना, जैसे वृद्धि का मतलब क्या हो जाता है, अगर आज 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से क्रमशः संख्या बढ़ती है तो कहा जाता है कि संख्या धीरे धीरे वृद्धि कर रही है। अब कहा जा रहा है कि जनसंख्या आज अगर 10 जनसंख्या है, 10 लोग हैं, तो कल आपका 40 हो जाएगा, परसों आपका 80 से 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बढ़ना क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अब हम लोग परिभाषा के अनुसार देखते हैं कि देखिए कहा जा रहा है कि अपेक्षाकृत कम समय में हुए जनसंख्या में वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। कहा जाता है कि देखिए उसी समय जिस प्रकार से जैसे मान लीजिए अगर कहा जा रहा है कि 6 माह के समय में मान लीजिए 1000 से फिर 2000, 2000 से 3000, ये अगर मान लीजिए कहा जाएगा ये मासिक जो वृद्धि हो रही है, पहले 6 महीना में आपका 1000 था, अगले 7वें महीने में 2000 हुआ, तो कहा जाएगा ये महीने में कितनी वृद्धि हुआ 1000 हुआ। लेकिन अगर उसी समय बात किया जाएगा, अगर 6 महीने की बात करें कि इस समय अगर मान लीजिए कितना 1000 है, तो अगला 7वें महीने में आते आते उसकी जनसंख्या अगर मान लीजिए कितना लगभग 20,000 हो जाए या 15,000 हो जाएगा। इस समय जिस यहाँ पर विस्तार किस प्रकार से हो रहा है, आपका 1000 मासिक वृद्धि हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कितना आपका कोई निश्चित नहीं कि एक बार 19,000 हो रहा था, अगले माह में आपका 25,000 हो जाएगा, तो ये क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। अगर हम लोग ध्यान देते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के समय लगभग 40 करोड़ थी, तथा यह बढ़कर साल 1951 में लगभग 1981 में क्या 1981 की जनगणना में बात किया जाता है कि लगभग में 70 करोड़ हो गई। और 2011 में हुई जनगणना के अनुसार कितनी 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग में 1 करोड़ कितना 1 अरब 21 करोड़ हो गई है। अब कहा जाता है कि वर्तमान के अनुसार कहा जाए 2024 की अनुसार अनुमान लगाया जाता है कि लगभग में 1 अरब 30 करोड़ से भी अधिक जनसंख्याएं हो गई है, जो धीरे धीरे क्रमशः विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन के पास है। तो चीन की भी जनसंख्या की मात्रा को भी क्या करा धीरे धीरे क्रमशः भारत
पार करने की कगार पर बढ़ रहा है। अगर इसके ऊपर नियंत्रण नहीं लगाया जाता है तो आने वाला समय बहुत बद से बदतर हो सकता है, क्योंकि संसाधन की मात्रा तथा हमारे यहाँ जो अनाज या कहा जाए कि मुख्य रूप से संसाधन की मात्रा उतना पर्याप्त नहीं हो पाएगी, जिसके कारण लोग आपस में खुद व्याकुल होकर मरना शुरू कर देंगे। जिसके कारण कहा जाता है कि विश्व भर में भारत चीन के बाद जनसंख्या में दूसरा स्थान है। कहा जाता है कि भारत का विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन उसी समय कोरोना हो जाने के कारण इस समय जनगणनाएं नहीं हो पा रही थी। लेकिन अनुमान है कि 2025 में जनगणनाएं कराना शुरू कर जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ की जितनी भी व्यवस्थाएं उसका मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए अगला क्या है कि जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण क्या क्या हैं। देखिए जनसंख्या विस्फोट के कितने कारण थे, इसके मुख्य निम्नलिखित कारण है। तो नंबर 1 क्या है, मृत्यु दर में आई निरंतर कमी। जनसंख्या विस्फोट में कहा जाए, देखिए देखिए इधर जन्म दर है, जन्म दर, इधर मृत्यु दर। अब देखिए जन्म दर बढ़ रहा है लेकिन मृत्यु दर उतनी मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, कहा जा सकता है कि सीमित है। कहा जाता है ये क्या है, सीमित है। तो इस समय जन्म दर अधिक हो जा रहा है और मृत्यु दर कम हो जा रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे लगातार क्या हो जा रहा है, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती जा रही है। कहा जा रहा है कि इसमें निम्न कारण क्या है, मृत्यु दर में आई निरंतर कमी। मृत्यु दर में कमी आना क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि की ओर ले जाता है। सेकेंड पॉइंट, मातृ मृत्यु दर में कमी। कहा जाता है कि मातृ मृत्यु दर में कमी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भ्रूण के समय में जिस शिशु की क्या किया जाता है, भ्रूण में हत्या कर दिया जाता है, उस समय कहा जाता है कि मातृ मृत्यु दर में धीरे धीरे कमी आ रही है। मातृ मृत्यु दर में कमी। नेक्स्ट पॉइंट है शिशु मृत्यु दर में कमी। कहा जा रहा है कि देखिए धीरे धीरे मातृ मृत्यु दर में तथा शिशु मृत्यु दर दोनों में कमी देखी गई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। कहा जा रहा है कि जनन आयु वाले व्यक्ति में धीरे धीरे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट के मुख्य कारण थे। अब जनसंख्या पर विस्फोट के दुष्परिणाम किस प्रकार से हैं, यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए शिक्षा व्यवस्था की समस्या, जैसे जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुसार कहा जा रहा है उसका दुष्परिणाम क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, खाद्य आपूर्ति की समस्या, निर्धनता। कहा जाता है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो जिसके कारण क्या गरीबी उत्पन्न जन्म लेती है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा समस्या। कहा जाता है कि जिस प्रकार से समस्या जनसंख्या वृद्धि कर रही है उसके कुछ दुष्परिणाम है। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या, निर्धनता की समस्या, स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय की समस्या। एक या जनसंख्या विस्फोट के मुख्य दुष्परिणाम थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय किस प्रकार से किए जा सकते हैं, उसके उपाय कौन कौन से हैं। देखिए उपाय क्या है, देखिए यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावित तरीका गर्भ निरोधक का प्रचार प्रसार कर। कहा जाता है कि अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ रही तो उसके ऊपर गर्भ निरोधक, कहा जाता है कि गर्भ को रोकने के लिए अधिक से अधिक तरीके प्रचार प्रसार के द्वारा लोगों को समझाया जाए या लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए। छोटे परिवार वाले दंपतियों को प्रोत्साहन देना। कहा जाता है कि जितने भी छोटे परिवार हैं उस दंपति को, उस परिवार को धीरे क्रमशः प्रोत्साहन दिया जाएगा। जब प्रोत्साहन दिया जाएगा तो लोगों के विचार बनेंगे कि अगर छोटे परिवार रखने से उसको प्रोत्साहन मिला है तो हमारे अधिक जनसंख्या है जिसके कारण हमको उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वे एक दूसरे का देखा क्या किया जाएगा, यहाँ पर प्रोत्साहन देकर उसकी धीरे धीरे गिरावट आ सकती है। कहा जाता है कि इसमें देखिए कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा उसमें लालच देना कि आप कम से कम या छोटे से छोटे परिवार
रखिए। नेक्स्ट वन है कि शिक्षा व्यवस्था, कहा जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित किया जाए। देखिए दोनों समस्या ध्यान दीजिए, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है, अगर शिक्षा व्यवस्था अधिक से ले रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि पर भी नियंत्रण हो सकता है। तो कहा जाए कि शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है कि परिवार कल्याण संबंधित कार्यक्रम को बढ़ावा देना, कहा जा रहा है कि परिवार से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना या उसका बढ़ावा देना जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण के उपाय होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि गर्भ निरोधक, अगला पॉइंट क्या है, गर्भ निरोधक क्या होता है, यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं कि गर्भ निरोधक में एक उत्तम गर्भ निरोधक से संबंधित गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1, यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, कहा जाता है कि जो गर्भ निरोधक होते हैं यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए। यह प्रयोग में सरल होना चाहिए, कहा जाता है कि एक कारगर होना चाहिए। यह प्रयोग में सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, कहा जाता है कि गर्भ निरोधक का किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए, कहा जाता है देखिए मुख्य रूप से इसके जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण करने का मुख्य गर्भ निरोधक होता है, जिसमें कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से कारगर होना चाहिए, यह प्रयोग में सरल होना चाहिए, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, यह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। ये आपके जनसंख्या देखिए क्या जनसंख्या वृद्धि के को कम करने के जैसे कहा जा सकता है कि गर्भ निरोधक के बारे में जागरूक करना या उसके निम्न गुण थे। देखिए गर्भ निरोधक को रोकने के लिए मुख्य उपाय क्या है, देखिए क्या क्या है, निरोध का या कहा जा सकता है कि निरोध का इस्तेमाल करके या कह सकते हैं कि कंडोम का इस्तेमाल करके, क्योंकि कहा जाता है कि कंडोम से मेल स्पर्म या मेल शुक्राणु फीमेल शुक्राणु से संपर्क नहीं कर पाता है, जिसके कारण यहाँ से आसानी से गर्भ धारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि योनि का डायफ्राम, कहा जाता है कि क्या योनि का डायफ्राम कहा जाता है कि ये फीमेल योनि के ऊपर लगाया गया एक क्या होता है सेफ्टी वाल होता है, जिसके कारण क्या होता है मेल स्पर्म आसानी से फीमेल ओवम तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण वहां पर गर्भ निरोधक रोका जा सकता है या तो कहा जा सकता है कि गर्भ को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीवा टोपी, या कहा जा सकता है कि यह क्या है कि केविकल कैप, कहा जाता है कि ग्रीवा टोपी का इस्तेमाल करके आसानी से गर्भपात को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है देखिए क्या है IUD लिप लूप, कहा जाता है देखिए ये क्या होता है कि ए फीमेल योनि या फीमेल के योनि में लगाया जाने वाला एक सेफ्टी वाल्व होता है, जिसे लिप्स लूप होता है, जो देखिए क्या हो जाता है कि एक गर्भाशय की दीवार के मध्य में गर्भाशयी गुहा के बीच में एक क्या हो जाता है लिप्स लूप लगाया जाता है, जिसके कारण आसानी से हम क्या कहते हैं गर्भपात को रोका जा सकता है। ये मुख्य रूप से कुछ बिंदु बताए गए हैं जिसके कारण गर्भपात को आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट IUD या कॉपर टी का इस्तेमाल, देखिए क्या ये कॉपर टी है, ये योनि के मध्य में क्या था गर्भाशय ग्रीवा के बीच में या गर्भाशय दीवार के बीच में लगाए ना कॉपर टी, देखिए कॉपर का टी के आकार की क्या है टी के आकार की एक ट्यूब होती है, जिसमें कॉपर जैसे धातु लगाए जाते हैं। कॉपर धातु इस्तेमाल क्यों किए जाते हैं कि जैसे ही स्पर्म या कह सकते हैं कि शुक्राणु जो होता है कॉपर के धातु से संपर्क करता है तो वो अपनी शक्ति को छीड़ कर देता है या कमज़ोर कर देता है, जिससे गर्भपात को आसानी से रोका जा सकता है। इसलिए इसका नाम ही रखा गया था कॉपर टी।
ठीक है, अगला क्या है, ट्यूबेक्टोमी, या कहा जा सकता है कि नलिका उच्छेदन। देखिए, कहा जाता है कि जिस प्रकार से, देखिए क्या, ये आपका फिलिपियन ट्यूब है। फिलिपियन ट्यूब के नली को अगर क्या किया जाता है, ऑपरेशन के थ्रू यहाँ से इसको अलग कर दिया जाता है, तो या गर्भपात से या गर्भ से होते हुए जो स्पर्म होता है ये ओवम तक आता है, तो इसका स्थानांतरण यहाँ पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण आसानी से गर्भ या गर्भ को रोका जा सकता है, जिसके लिए क्या, नलिका उच्छेदन या नलिका को काट कर, किसके, फिलिपियन नलिका को काट कर अलग कर देना क्या होता है, ये फीमेल पार्ट में होने वाला एक छोटा सा ऑपरेशन। इसी प्रकार से क्या होता है, मेल में होता है कि मेल पर्सन में क्या होता है, उसकी शुक्र वाहिनी को क्या होता है, उसकी देखिए शुक्राणु से या शुक्र वृषण से होकर जो जाने वाला जो शुक्र नलिकाएं होती है या शुक्र वाहिनी होती है, इसके देखिए शुक्र, देखिए शुक्राणु या वृषण से जो शुक्रवाहिनियाँ होती है, शुक्रवाहिनियों के द्वारा आसानी से जो शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करता है, इस नली को काट कर अलग कर देने से, जिसकी का देखिए वृषण से शुक्राणु बनेगा, शुक्राणु का स्थानांतरण यहाँ पर हो ही नहीं पाएगा, जिसके कारण आसानी से गर्भ को रोका जा सकता है। ये कुछ उपाय बताए गए थे जिसके द्वारा हम लोग आसानी से गर्भपात को रोक सकते हैं। किसको, गर्भपात को या गर्भ निरोधक के कुछ महत्वपूर्ण उपाय इसमें समझाए गए हैं। नेक्स्ट है, आगे हम लोग देखते हैं कि गर्भ निरोधक के प्रकार। देखिए क्या, गर्भ निरोधक के प्रकार किस प्रकार से समझाए गए, यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए क्या, गर्भपात में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधकों को निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। किसमें, निम्न श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, प्राकृतिक विविधता, रोधक, अंतःगर्भाशय युक्ति, गोलियां, शल्यक्रिया विधि। इसके द्वारा क्या किया जाता है, गर्भ निरोधक के प्रकार थे जिसके द्वारा गर्भ को आसानी से रोका जा सकता है। तो हम लोग चलते हैं नंबर 1, प्राकृतिक विविधता की ओर। क्या, प्राकृतिक विविधता की ओर। तो प्राकृतिक विविधता क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए, प्राकृतिक विविधता क्या है, यह प्रक्रिया अंड तथा शुक्राणु के मिलने से रोक, देखिए देखिए ये जो प्राकृतिक होती है, अंड को शुक्राणु की नलिका से, कहा जाता है कि अंड जो निकलते हैं, अंड जो बनता है फीमेल पर्सन में, और क्या होता है, इस जो शुक्राणु बनता है वो मेल पर्सन में, तो इसको मिलने के रोकने के सिद्धांत के कार्य करना इसमें, जिससे निषेचन को रोका जैसे कहा जाता है। इन दोनों की क्रियाएं कहाँ पे होती है, फेलिपियन ट्यूब में होती है, जहाँ पर उस क्रिया को, जहाँ पर अंड व शुक्राणु मिलते हैं, इसी क्रिया को कहा जाता है निषेचन। निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है, फिलिपियन ट्यूब में होती है। इसको रोका जा सकता है, इसको क्या है, प्राकृतिक विधि के द्वारा। यह निम्न तरीके से की जा सकती है। नंबर 1 कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर हम लोग ध्यान देते हैं। बाहरी स्खलन विधि, सबसे मुख्य कारण क्या है, बाहरी स्खलन विधि। तो इस प्रक्रिया में मैथुन के दौरान पुरुष वीर्य स्खलन से पहले ही शिश्न को मादा के शरीर से बाहर निकाल लेता है। कहा जाता है कि इसकी सबसे पहली बात करते हैं, तो जिस प्रकार से मैथुन की क्रिया होती है, तो उस समय जैसे ही वीर्य का स्खलन होता है, उस समय शिश्न को मादा के शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसके कारण शुक्राणु क्या होता है, मादा के शरीर से बाहर गिर जाता है, जिसके कारण आसानी से क्या होता है, आसानी से वीर्य स्खलन या बाहरी स्खलन विधि के द्वारा हम निषेचन की क्रिया को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है आवधिक संयम। देखिए, आवधिक संयम क्या है, इसमें एक दंपति मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करते। कहा जाता है कि एक दंपति मासिक धर्म के, जैसे कहा जाता है कि मासिक धर्म या रजोधर्म, या तो कहा जाता है कि उसके पीरियड के 10वें से 14वें दिन, 10वें से, देखिए 10वें से 17वें दिन के बीच में, 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करती, क्योंकि
इस दौरान गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। कहा जाता है कि गर्भधारण के किस समय मासिक धर्म के या मासिक चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच में मैथुन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान जो गर्भधारण के बहुत अधिक अवसर होते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है? स्तनपान अवस्था चक्र। कहा जा रहा है कि स्तनपान अवस्था चक्र, देखिए सॉरी यार, ये अभी भूल गया। देखिए क्या है स्तनपान अवस्था चक्र। प्रसव पश्चात माँ जब प्रसव के समय जब माँ जब तक शिशु के एक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता है। यह विधि लगभग 6 माह तक कारगर मानी गई है। यह प्रसव पश्चात होती। कहा जा रहा है कि देखिए स्तनपान अवस्था चक्र कहा जाता है कि जब माँ शिशु के स्तनपान कराते हैं तब एक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता। कहा जाता है कि शिशु के जन्म के बाद तक शिशु के स्तनपान, जब तक माँ दूध बच्चे को पिलाती है, कहा जाता है कि इसी को स्तनपान कहा जाता है। स्तनपान कराने तक ऋतुस्राव चक्र या अंडोत्सर्ग आरंभ नहीं होता था। उस समय फीमेल या महिला में अंडोत्सर्ग का आरंभ नहीं होता है, तो एक काल प्रसव पश्चात कहलाता है। उस समय मैथुन की क्रिया करते समय क्या होता है? गर्भ, या कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक विधि होती है जिसके द्वारा हम लोग गर्भ निरोधक या गर्भ को रोक सकते हैं, जो लगभग 6 माह तक कारगर मानी जाती है। कहा जाता है कि ये क्या है, तो जन्म के लगभग 6 माह तक ऐसा माना जा सकता है कि उस समय मैथुन की क्रिया करने से गर्भ को रोका जा सकता है, जो एक प्राकृतिक विधि। अगला क्या है? अगला देखिए रोधक विधि। दूसरा क्या है? वो प्राकृतिक विधि था, इसमें हम पढ़ रहे हैं रोधक विधि। इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके। भौतिक अवरोधक का तात्पर्य यहाँ पर है कि यहाँ पर कोई भी उपागम होगा, ये किसके द्वारा? कृत्रिम तरीके से बनाया गया अवरोधक होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि इस विधि में किसी भौतिक अवरोधक का प्रयोग करके नर तथा मादा युग्मक को मिलने से रोक दिया जाता है। जैसे कहा जाता है पॉइंट कंडोम, उसके बाद सर्वाइकल कैप्स या डायफ्राम के द्वारा आसानी से भौतिक विधि होती है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? नर व मादा युग्मक को मिलने से आसानी से रोक सकते हैं। ये रोधक विधि है। दूसरा क्या है? अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति को गर्भाशय में जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ऐसी युक्ति जो गर्भाशय में कार्य करती है उसे अंतःगर्भाशय युक्ति कहा जाता है। इसको गर्भाशय में जोड़ा जाता है, जो किसी प्रशिक्षित डॉक्टर या नर्स के द्वारा लगाया जाता है। यह युक्ति निम्नलिखित प्रकार की होती है। क्या यह युक्ति निम्नलिखित प्रकार की होती है? कौन कौन सी होती है? नंबर 1 हम लोग ध्यान देते हैं, औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्ति। कहा जाता है कि ये औषधि रहित होती है, इसमें किसी भी प्रकार का औषधियों का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन यह अंतःगर्भाशय युक्ति होती है। दूसरा तांबा मोचक या IUN युक्ति होती है। कहा जाता है कि तांबा मोचक या कॉपर टी होती है जिसके इस्तेमाल से किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन मोचक IUN। कहा जाता है कि ये हार्मोन मोचक होता है जिसके द्वारा आसानी से अंतःगर्भाशय युक्ति के द्वारा
निषेचन की क्रिया या गर्भकाल को रोका जा सकता है। नेक्स्ट है गोलियां। क्या है? गोलियों के द्वारा। कौन कौन सी गोलियां? यहाँ पे देखिए, अब कहा जाता है कि प्रसव के क्या जाता है कि देखिए, गर्भ निरोधक गोलियां कौन कौन सी होती है? यह एक विशेष प्रकार की गोलियां होती है जिसमें एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का संगठन होता है। कहा जाता है कि एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये देखिए, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन मेल में पाया जाता है या फीमेल में पाया जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किसका हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन मेल का या फीमेल का ये संगठन होता है। यह गोलियां प्रायः मादा द्वारा 21 दिनों तक लगातार भी की जाती। देखिए क्या जाता है कि यह गोली लगभग में 21 दिन तक लगातार ली जाती है तथा शेष 7वें दिन तक अंतराल रखा जाता है। कहा जाता है कि इसके 7 दिनों तक अंतराल रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज ही खाना होता है। यह गोलियां एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देती है जिससे आर्तव चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। कहा जाता है कि गोलियों के द्वारा देखिए क्या है, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की क्रिया को बढ़ा देता है जिसके कारण आर्तव चक्र प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण आसानी से गर्भपात को रोका जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से गोलियां हैं? जैसे सहेली व माला डी। जो ये दोनों सहेली व माला डी जो है ये आपका गर्भपात की गोलियां होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शल्क क्रिया विधि। शल्क क्रिया विधि के द्वारा आसानी से गर्भपात को रोका जा सकता है। यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते हैं। इस प्रक्रिया विधि को वंध्याकरण भी कहते क्या है? वंध्याकरण भी कहते हैं। यह विधि परिवार नियोजन की अस्थायी विधि। कहा जाता है कि कुछ प्रक्रियाएं अस्थायी होती है, कुछ प्रक्रियाएं अस्थायी होती है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो परिवार कभी भी बच्चा नहीं चाहते हैं वो शल्क क्रिया विधि के द्वारा अपने गर्भपात को रोक सकते हैं। जिसके द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें वंध्याकरण प्रक्रिया को पुरुषों में शुक्रवाहक अच्छेदन तथा महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी नलिका अच्छेदन करता है। कहा जाता है कि शुक्रवाहिनी नलिका को या तो कहा जाता है कि वो फीमेल में और फीमेल में या महिलाओं के लिए डिंबवाहिनी नलिका या फैलोपियन नलिका को क्या कहता है बीच से काट कर इस प्रक्रिया को अलग किया जा सकता है जिसमें वो कभी भी पुनः बच्चे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह एक अस्थायी विधि होती है गर्भपात को रोकने के लिए। नेक्स्ट है सगर्भता का चिकित्सकीय समापन। कहा जाता है कि सगर्भता का चिकित्सकीय समापन के द्वारा गर्भपात को रोका जा सकता है। ये हमारा कौन सा पॉइंट है? देखिए क्या, गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सकीय सगर्भता या समापन कहा जाता है। जैसे कहा जा रहा है कि गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही, जैसे जिस समय गर्भावस्था पूर्ण होने के मतलब क्या होता है कि जो आपका 9 माह का जो कार्यकाल होता है गर्भ का, उस माह को कहा जाता है गर्भावस्था काल। तो कहा जा रहा है कि गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा से, कहा जाता है कि दंपति की इच्छा के अनुसार गर्भ को खत्म करने की प्रक्रिया को चिकित्सकीय सगर्भता का समापन या प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। सगर्भता चिकित्सा समापन को भारत सरकार ने विशेष परिस्थिति में ही वैध माना है। कहा जाता है कि विशेष परिस्थिति में ही भारत सरकार के द्वारा इसके ऊपर बैन किया गया या वैध के माना गया है। लेकिन इसके लिए जैसे कौन कौन से हैं,
स्त्री की इच्छा से सगर्भता हो, कहा जाता है कि ये जब भी ऐसी घटना हो वो सदैव स्त्री को वैध माना गया है, ना कि पुरुष को। कहा जाता है कि स्त्री की इच्छा से सगर्भता हो। दूसरा, गर्भ निरोधक साधनों के असफल होने के कारण सगर्भता। कहा जाता है कि गर्भ निरोधक साधनों के, कहा जाता है कि जितने भी गर्भ निरोधक साधन होते हैं इसके असफल होने के बाद ही या असफल होने के कारण ही सगर्भता की विधि को अपनाया जाए। नेक्स्ट है अनचाहा गर्भधारण। कहा जाता है कि अनचाहा गर्भधारण किया जाता है तो उस समय भी इस विधि के द्वारा आसानी से गर्भपात को या गर्भधारण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, बलात्कार के समय। बलात्कार कहा जाता है कि जबरदस्ती यौन संबंध क्रिया होने के बाद जब शिशु को या कहा जाता है कि गर्भपात को रोकना होता है तो उस समय आसानी से, किस समय, जब बलात्कार की स्थिति को रोकने के लिए सगर्भता चिकित्सा समापन की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आगे देखिए, भारत सरकार ने एमटीपी के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में, क्या बोला गया है, 1971 में एमटीपी को सगर्भता का चिकित्सा समापन के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में एमटीपी को कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। इस कारण लिंग परीक्षण पर रोक लगा दिया गया और कन्या भ्रूण हत्या पर भी नियम बनाया गया था। प्रथम तिमाही तक गर्भपात कराना सुरक्षित रहता है। कहा जाता है कि प्रथम तिमाही तक गर्भपात कराना सुरक्षित रहता है। कहा जाता है कि जब गर्भपात कराना होता है तो ये प्रथम 3 महीने के अंदर ही ऐसे गर्भपात कराना सुरक्षित माना जाता है, उसके बाद सुरक्षित नहीं माना जाता है। अगला पॉइंट क्या है, यौन संचारी या लैंगिक संचारी रोग वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होती हैं, उन्हें यौन संचारी या लैंगिक संचारी रोग कहा जाता है। इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होने रहते हैं, एक कौन से रोग होते हैं, यौन संचारी रोग होते हैं, या यौन संबंध द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते रहते हैं, उन्हें यौन संचारी या लैंगिक संचारी रोग कहा जाता है। इन रोग यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। यौन रोग के साथ साथ इसे गुप्त रोग भी कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण यौन संचारी रोगों के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं तो इसमें सबसे पहले है जीवाणु द्वारा। जीवाणु द्वारा जो यौन संचारी रोग होता है उसका नाम क्या, एसटीडी। अब इसमें देख रहे हैं कि सुजाक रोग जो होता है ये यौन संचारी रोग होता है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। यह रोग जीवाणुओं द्वारा होता है। सुजाक रोग नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। किसके द्वारा, नाइसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से होता है। जीवाणु से होने वाले जितने भी महत्वपूर्ण रोग हैं इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपके प्लेलिस्ट में बनाकर वीडियो अपलोड किया गया है, जिसको देखकर आप लोग आसानी से जीवाणु द्वारा होने वाले महत्वपूर्ण रोग तथा उसके उपचार के बारे में समझ सकते हैं। आप लोग जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोग टीच बाय कपिल सर डालेंगे यूट्यूब चैनल पर तो आसानी से इससे संबंधित होने वाले रोगों को बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, इसके लक्षण क्या है, मूत्र त्याग के समय जलन। कहा जाता है कि जीवाणु द्वारा या सुजाक रोग होता है कि ये मूत्र त्याग के समय जलन के जैसा एहसास होता है। ये सुजाक रोग के मुख्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिफिलिस रोग के द्वारा यौन संचारी रोग होता है। कहा जाता है सिफिलिस यौन संचारी रोग होता है। सिफिलिस रोग ट्रेपोनेमा पेलिडम जीवाणु द्वारा होता है। किसके द्वारा, ट्रेपोनेमा
पेलिडियम जीवाणु द्वारा होता है। इसके मुख्य लक्षण जननांगों पर घाव होना है। कहा जाता है कि जननांगों पर घाव होना क्या होता है, सिफिलिस रोग होता है। अगला पॉइंट, विषाणु द्वारा क्या होता है, वो जीवाणु द्वारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, विषाणु के द्वारा किस प्रकार से यौन संचारी रोग उत्पन्न होते हैं। देखिए क्या है, एड्स। एड्स का क्या है, देखिए AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक किसके द्वारा होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के द्वारा एड्स रोग होता है। एड्स रोग कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि एड्स विषाणुओं द्वारा होता है। एड्स रोग प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देता, कहा जाता है कि इम्यून पावर को कम कर देता है। एड्स HIV नामक विषाणु से होता है। इसके मुख्य लक्षण क्या हैं, निरंतर ज्वर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, एड्स के मुख्य लक्षण थे। मुख्य लक्षण होंगे ना, तो है। नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस बी, यह भी एक विषाणु जनित रोग है। हेपेटाइटिस बी क्या, यह भी एक विषाणु जनित रोग है। यह रोग HBV नामक विषाणु द्वारा होता है। इसके मुख्य लक्षण पेट दर्द, जीभ मचलाना इत्यादि हेपेटाइटिस बी के मुख्य लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है जेनिटल पार्ट, क्या जेनाइटल पार्ट में क्या, यह रोग ह्यूमन पोपिलेमा वायरस द्वारा HPV के द्वारा होता है। तो कहा जाता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा होता है। यह लक्षण इसके मुख्य लक्षण पुरुषों के शिश्न पर स्त्री की लेबिया योनि व गर्भाशय में मत्स्य बन जाता है। कहा जाता है कि पुरुष के शिश्न व स्त्री के लेबिया योनि व गर्भाशय में मत्स्य बन जाते हैं। ये जेनाइटल पार्ट, या कहा जाता है कि यह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वंध्यता या इनफर्टिलिटी क्या है, यदि कोई दंपति गर्भधारण नहीं कर पाता है तो उसे वंध्यता या बाझपन कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई दंपति गर्भधारण नहीं कर पाता है तो उसे वंध्यता या बाझपन कहा जाता है। कहा जाता है कि मैथुन क्रिया के पश्चात भी अगर या जब गर्भधारण नहीं कर पाता है तो उस क्रिया को बाझपन या वंध्यता कहा जाता है। कुछ विशेष तकनीकी जैसे सहायक जनक प्रौद्योगिकी द्वारा वंध्यता को सही किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। वंध्यता को दूर करने के लिए मुख्य उपाय कौन से, परखनली शिशु के द्वारा इस उपागम को कम किया जा सकता है। या कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या किया जाता है, बाझपन को कम किया जा सकता है। इसमें इस विधि में शुक्राणु और अंडाणु के मध्य निषेचन की क्रिया शरीर के भीतर जैसी ही परिस्थिति में ही शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब, जैसे कहा जाता है कि परखनली शिशु में, इस शिशु में शुक्राणु और अंडाणु को कहा जाता है कि इस विधि में शुक्राणु व अंडाणु को एक ट्यूब के बीच में या एक ट्यूब में क्या जाता है, शरीर से बाहर एक ट्यूब में कराई जाती है। कहा जाता है कि ये जो आपका निषेचन की क्रिया होती है, अंडाणु व शुक्राणु, मादा के शरीर से शुक्राणु, मेल के शरीर से शुक्राणु को लेकर अंडाणु व शुक्राणु को एक टेस्ट ट्यूब में रखकर इस विधि के द्वारा ये कहा जाता है कि उसमें इसके अंडाणु और शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसके युग्मक को तैयार किया जाता है। जब तैयार हुआ युग्मक तैयार हो जाता है तो उस समय
उस युग्मनज को ले जाकर मादा के शरीर में या मादा के गर्भ में आसानी से स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसको परखनली शिशु कहा जाता है। इसमें सिंपल समझिए कि मादा के शरीर से अंडाणु, नर के शरीर से शुक्राणु को, ये बाहर कहा जाता है कि ये शरीर के अंदर ना होकर क्या बाहर, इन दोनों को अंडाणु और शुक्राणु की क्रिया को कराया जाता था। एक क्रिया क्या होगी जब बाहर हो रहे थे, इस क्रिया को कहा जाता है कि युग्मनज की क्रिया होगी, लेकिन इस क्रिया को हम कहेंगे निषेचन करा जाता है, जिसके पश्चात इस निषेचित अंडे को अंड व शुक्राणु को इस निषेचित अंड व शुक्राणु को मादा के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके द्वारा आसानी से क्या बाझपन स्त्री या को गर्भ धारण हो सकता है। इसको हम आगे नोट के द्वारा समझ रहे हैं। इसमें देखिए विस्तार से टेस्ट ट्यूब में कराए जाते। इस विधि में पत्नी या दाता स्त्री के अंडाणु तथा पति का दाता पुरुष के शुक्राणु को प्रयोगशाला में ले जाकर निषेचन कराया जाता है, जिससे जायगोट या युग्मनज का स्थानांतरण पत्नी में कर दिया जाता है। कहा जाता है कि बने हुए युग्मनज को मादा के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसे आसानी से परखनली या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू आसानी से गर्भ धारण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, युग्मक अंतर फैलोपियन स्थानांतरण। क्या होता है गिफ्ट GIFT। इसमें कहा जाता है कि युग्मक अंतर फैलोपियन स्थानांतरण के द्वारा क्या ए पॉइंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट अभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए क्या युग्मक अंतर फैलोपियन स्थानांतरण क्या होते हैं। यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। कहा जाता है कि इसमें यह उन महिलाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है जिनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। जैसे कहा जाता है इसका इस्तेमाल उस महिला में होता है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में सक्षम होती है, जिसमें दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये क्या होता है गिफ्ट GIFT या युग्मक अंतर फैलोपियन स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्या है, सिंपल से देखिए जाइगोट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्यूब होता या ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्या है अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। इसे शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में आसानी से मतलब क्या है डायरेक्ट शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। इस क्रिया को अंतः कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है कृत्रिम वीर्य सेचन। क्या होता है कृत्रिम वीर्य सेचन क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग ध्यान से देखते हैं। ये सभी के सभी उपागम गर्भ को या बाझपन को दूर करने के लिए है। अब आगे देखते हैं यह विधि उन नरों में उपयोग की जाती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते हैं, जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं होती हैं। इस विधि में पति या स्वास्थ्य दाता के वीर्य को स्त्री के योनि या गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है। कहा जाता है कि कृत्रिम वीर्य सेचन कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति या ऐसे पुरुष जो अपने वीर्य का स्थानांतरण या वीर्य में शुक्राणु का स्थानांतरण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के वीर्य को क्या किया जाता है जबरदस्ती या कहा जा सकता है कि कृत्रिम विधि के द्वारा पत्नी के या कहा सकता है कि योनि या गर्भाशय में प्रवेश कराया जाता है, जिसे कृत्रिम वीर्य सेचन कहा जाता है। नेक्स्ट है सेरोगेट माँ। क्या है सेरोगेट माँ। कुछ स्त्रियों में अंडाणु का निषेचन होता है, किंतु कुछ कारणवश
भ्रूण का परिवर्धन नहीं हो पाता है तो इस अवस्था में स्त्री के अंडाणु व उसके पति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से निषेचन कराया जाता है तथा भ्रूण को 32 कोष की अवस्था में किसी दूसरी इच्छुक स्त्री की गर्भाशय में रोपित कराया जाता है। इस स्त्री को सरोगेट माँ कहा जाता है। सिंपल से यहाँ पर समझिए, देखिए सरोगेट माँ होता है। देखिए अब यहाँ से सिंपल समझिए आप लोग। देखिए कहा जा रहा है कि मादा हो गई और नर हो गया। क्या है? नर व मादा, या नर व मादा न समझ के यहाँ पे लिखिए पति हो गया, पत्नी हो गई। जब पति व पत्नी के यौन संबंध के बावजूद भी अगर गर्भधारण की क्रिया नहीं होती है तो पति का शुक्राणु पत्नी के अंडाणु की क्रिया को, इसको क्या, इन दोनों को कृत्रिम विधि के द्वारा, क्या होता है, कृत्रिम विधि के द्वारा निषेचित किया जाता है। अब निषेचित अंडे को क्या होता है, निषेचित जो युग्मक होगा, इन युग्मक को ना तो पति को ना तो पत्नी के शरीर में स्थानांतरित किया जाएगा। इस निषेचित अंड को यहाँ पर किसी तीसरी औरत के शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। तो इस जो तीसरी औरत होती है इसी को सरोगेट माँ कहा जाता है। ये समस्याएं पूरे विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है कि जब सरोगेट माँ होती है, ये क्या होती है, जिस प्रकार से बच्चे को पालना पोसना शुरू कर देती है, तो कुछ केस ऐसे भी सामने आए हैं कि जब पालकर जैसे ही बच्चा जन्म के समय हो जाता है या जन्म ले लेता है, तो उस समय माँ को छोड़कर बच्चा नहीं जाता है। या तो कहा जाता है कि माँ व शिशु का प्रेम इतना अधिक हो जाता है कि उस समय माँ अपने बच्चे को छोड़ नहीं पाती है। या तो कहा जा सकता है कि उस समय गर्भ के, देखिए जन्म के लगभग में 6 माह तक बच्चा माँ का दूध पीता है। माँ के दूध के पीते समय बच्चे और माँ के बीच में इतनी अधिक सिंपैथी हो जाती है तो वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं, जिसको ये जो समस्याएं क्या कहते हैं, जो तीसरी माँ होती है, ये किस लिए आती है इन दोनों के बीच में। इसकी कोई न कोई मजबूरी हुई रहती है कि उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो कुछ औरतें क्या रहती है, गर्भधारण पैसे के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को अपने या अपने परिवार को चलाने के लिए करती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो माँ होती है वो सरोगेट माँ होती है। ये भारत में या पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या होती है कि इस समय जो तीसरी औरत होती है इसके ऊपर और जो बच्चा होता है बच्चे के ऊपर एक आपसी या भावात्मक जुड़ाव हो जाने से के कारण बहुत बड़े संकट का सामना देखने को मिला है। ये कोई इससे संबंधित बहुत सारे ऐसे केस थे जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपके एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म होते हैं जिसको हम लोग विस्तार से एक एक कर देखते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक नंबर का कभी कभी 2-3 नाम दे दिया जाता है, उसका फुल फॉर्म पूछता है। जैसे हम लोग देखते हैं WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या लैंगिक संचारी रोग होता है। नेक्स्ट एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है या केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान होता है। नेक्स्ट MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या मातृ मृत्यु दर होता है। नेक्स्ट IMR
इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या शिशु मृत्यु दर होता है। नेक्स्ट RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम या जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम होता है। नेक्स्ट IUD इंट्रा यूटेरिनरी डिवाइस होता है या अंतःगर्भाशयी युक्ति होता है। नेक्स्ट MTP मेडिकल ट्रांसमिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या सगर्भता का चिकित्सकीय समापन होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ADV क्या है, VD क्या है, VD का मतलब क्या, वेनरिल डिजीज या क्या, वेनरिल डिजीज या रजित रोग, क्या रजित रोग। नेक्स्ट RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, क्या है, देखिए RTI या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या जनन मार्ग संक्रमण हो गया। नेक्स्ट HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। नेक्स्ट PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या श्रोणि शोथक रोग होता है। नेक्स्ट ART एसिस्टेड प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज या सहायक जनन प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्र निषेचन होता है। या ET एम्ब्रियो ट्रांसफर भ्रूण या स्थानांतरण होता है। GIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है या जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट IUT इंट्रा यूटेरिनी ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट GIFT ओके, ZIFT था वहाँ जाइगोट था, यहाँ पर क्या हो जाएगा GIFT, क्या गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होता है या युग्मक या अंडाणु का फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण होता है। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या अंतःकोशिका शुक्राणु निषेचन होता है। इस प्रकार से आज हम लोग देखिए अभी कुछ बचा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि देखिए AI में का आर्टिफिशियल इंजेमिनेशन या कृत्रिम वीर्यसेचन होता है। नेक्स्ट IUI इंट्रा यूटेरिनरी इंसेमिनेशन या अंतःगर्भाशयी वीर्यसेचन होता है। इस प्रकार से आज हम लोग क्लास 12 के जनन स्वास्थ्य संबंधित जितने भी पॉइंट थे इन सभी को एक एक कर कवर किए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। ऐसे ही एक वीडियो में क्या 1 शॉर्ट वीडियो आपके लिए डेली आता रहेगा, जिससे आपका एग्ज़ाम से पहले मेरा टारगेट है कि पहले आपका चैप्टर कवर करेंगे। चैप्टर के बाद आपका क्या करेंगे, दिसंबर के बाद आपका 1 महीने का समय आपका पूरा का पूरा बचे रहेगा। प्री बोर्ड से पहले ही मेरा उद्देश्य है कि पूरे के पूरे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर कराएं। तो ठीक है, तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।